नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार अतीत की खुदाई में लगी हुई है और भविष्य चौपट होता जा रहा है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वर्तमान भी चौपट होता जा रहा है और भविष्य तो अंधकार में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये सरकार लगातार उन बहसों में उलझी हुई है और पूरे देश को भी उलझा रख रही है जिससे कुछ होना जाना नहीं है। कभी वंदे मातरम की बहस शुरू हो जाएगी, कभी भारत विभाजन की चर्चा शुरू कर देगी, कभी सावरकर का महिमा मंडन शुरू कर देगी और इसी तरह के विवाद खड़े कर करके वो लोगों का ध्यान बटा रही है। जबकि जो कड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं वो हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं, उनके बारे में ये सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है। रुपया औंधे मुंह गिरता जा रहा है, सरकार चुप है। विदेशी निवेश जीरो तक पहुंच रहा है, सरकार चुप है। भारतीय निवेशक भारत छोड़कर दूसरे देशों में निवेश करने भाग रहे हैं, सरकार चुप है। आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी की विकास दर गिरती जा रही है। झूठे आंकड़ों से उसे छिपाने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन असलियत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये सब खोल दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निर्लज्ज है, इतनी बेशर्म है कि ये सरकार पूरे देश को धोखे में रखना चाहती है, सच्चाई से उसे दूर रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर देश को सच्चाई का पता चल गया तो उसकी दुर्गति तय है। तो तमाम तरह के नए नए विवाद खड़े करके लोगों का ध्यान बटाया जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था की क्या हालत है और दुनिया की नज़र में वो किस तरफ जा रही है, इसे समझना हो तो आप इन दो आंकड़ों से, जिनको मैं आज शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, समझ सकते हैं। और उसके बहुत सारे कारण भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले जो दो कारण लेकर मैं आज आपके सामने हूं वो ये है कि जो नेट एफडीआई है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरह से गिरा है और जो भारतीय निवेशक भारत में निवेश करने के बजाय विदेशों की तरह किस तरह से भाग रहे हैं, यानी भारत से पूंजी का पलायन किस पैमाने पर हो रहा है, ये पूरा एक दुष्चक्र है जिसमें भारत फंसता जा रहा है। तो एफडीआई को ले पहले। नेट एफडीआई जो कि 2023-24 में 10.1 अरब डॉलर थी, वो 2024-25 में गिरकर 0.0353 अरब डॉलर हो गई। ये लगभग 96.5% की गिरावट है। आप समझ सकते हैं, लगभग जीरो पर पहुंच गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीरो पर पहुंच गया है। कहाँ तो ये दावे किए जा रहे थे, उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो अमेरिका, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं उससे चीन से निवेशक भागेंगे और भारत का रुख करेंगे, और भारत जो चीन+1 की पॉलिसी के तहत सोच रहा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और फिर हमारा भविष्य चमक जाएगा, वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो उल्टा रहा है। भारत से पूंजी बाहर जा रही है, बाहर की पूंजी भारत नहीं आ रही है और अब वो लगभग जीरो तक पहुंच गई है। ये इससे बड़ी खतरे की घंटी कोई नहीं हो सकती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अगर वो इस नौबत पर पहुंच जाए कि विदेशी निवेशक के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी की जगह न रह जाए। विदेशी निवेशकों को ये लगे ही नहीं ना कि इस इकोनॉमी में उनके लिए कुछ है, और जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है वो दरअसल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हो रहा है, वो शेयर मार्केट में हो रहा है और वहाँ केवल मुनाफा कमाने के लिए हो रहा है, वो निवेश में नहीं जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी निवेश के मामले में देश कितनी बुरी तरह से नीचे गिरता चला जा रहा है। मैं आपको पिछले 5 साल के आंकड़े देखता हूं कि ये लगातार गिर रहे हैं, और 5 साल के आंकड़े मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें
कि 5 सालों से लगातार इस गिरते ट्रेंड के बावजूद मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। वो निकम्मी, नाकारा साबित हो रही है। 2020-21 में जो नेट एफडीआई था वो 38.6 यूएस डॉलर था। 2021-22 में ये गिरा 28.0 यूएस डॉलर हो गया। फिर 22-23 में और गिरा 10.1 यूएस डॉलर हो गया। तो 21 से 22 में 27% की गिरावट थी। फिर 22 से 23 में 64% की गिरावट थी। 23 से 24 में स्थिर रहा, 10.1% था, 10.1 यूएस अरब डॉलर था, स्थिर था। लेकिन फिर 24-25 में ये 0.35 यूएस डॉलर हो गया, -96.5% की गिरावट। यानी 5 साल पहले 38.6 यूएस अरब डॉलर था और आज 0.35% है। कितनी बुरी तरह से गिरा है एफडीआई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एफडीआई का गिरने का मतलब है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, वो जो एफडीआई से जो उसको पुश मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो पूंजी है नहीं, पूंजी आएगी नहीं तो विकास कार्यों में लगेगी नहीं, और विकास कार्यों में लगेगी नहीं तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी नहीं। पूंजी नहीं आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगेंगी, रोज़गार पैदा नहीं होंगे, लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाएगा, तो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो भी ध्वस्त हो जाएगी, हो गई है। ये इस सरकार की उपलब्धि है, इस निकम्मी नाकारा सरकार की उपलब्धि है। अब आइए अब देखते हैं कि जो भारतीय निवेशक हैं वो कैसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 2023-24 में जो भारतीय निवेशक थे उन्होंने बाहर के देशों में 16.7 अरब डॉलर का निवेश किया था। लेकिन 2024-25 में वो निवेश बढ़कर 29.2 अरब डॉलर का हो गया, यानी 75% का जंप। तो विदेशी निवेश ऐसे गिर रहा है और भारतीय निवेशक बाहर इस रफ्तार से भाग रहे हैं। दोनों तरफ से पलायन पूंजी का, घरेलू पूंजी भी भाग रही है और विदेशी पूंजी भी भाग रही है। अब मैं आपको पिछले 3 साल के आंकड़े देता हूं। 2023-24 में जो आउटबाउंड एफडीआई था, भारत से बाहर जाने वाला एफडीआई था, वो 24.8 अरब डॉलर था। 2024 में वो और बढ़ा, 37.68 अरब डॉलर हो गया, 17% की बढ़ोतरी केवल 1 साल में। और लीजिए 2024-25 में ये 67.74% बढ़कर 41.6% हो गया। इतनी 3 सालों में ही पूंजी भाग के बाहर चली गई। अब सवाल उठता है कि ये पूंजी भाग क्यों रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत से कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान में उनकी पूंजी के ग्रोथ के कोई आसार नहीं है, अवसर नहीं है। इसीलिए उन्होंने, जो विदेशी निवेशक हैं, 49 अरब डॉलर निकाल लिए लाभ कमाने के लिए। फिर जो नीतिगत अनिश्चितताएं हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाई टैरिफ है इंडिया का, इस वजह से हमारी जो टैक्स सिस्टम है, प्रणाली है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और हमारी जो स्कीम बनाई गई थी, इस सरकार ने एक PLI स्कीम बनाई थी जो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसी तरह से जो भारतीय कंपनियों का जो वैश्विक विस्तार कर रहे हैं, वो भारत में उम्मीद नहीं है। उनको नहीं लग रहा कि भारत में उनकी पूंजी का रिटर्न उतना होगा, इसलिए वो चीन प्लस नीति,
याद कीजिए मैंने कहा था चीन+1। चीन+1 में पहले भारत ये उम्मीद कर रहा था कि चीन एक है और +1 वो होगा, लेकिन हो क्या रहा है, चीन+1 दूसरे देश हो गए, वियतनाम हो गया है, इंडोनेशिया हो गया है। तो बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं वो वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। वैश्विक कारक तो है ही, ग्लोबल रीजन्स भी हैं, आर्थिक मंदी है, मुद्रास्फीति है, जो कंपटीशन बढ़ा है वियतनाम इंडोनेशिया से, उसका मुकाबला भारत सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे जो निर्यात करता वो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह भारत सरकार की नीतियां हैं जो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से वियतनाम और इंडोनेशिया अपने निर्यातकों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ा कारण यह है कि जो घरेलू मंदी है जिसमें डिमांड ही नहीं है, मैंने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी। जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी, और डिमांड और सप्लाई नहीं है तो निवेशक क्यों निवेश करेगा। अगर डिमांड नहीं है तो वो निवेश क्यों करेगा, वो जानता है कि माल बिकेगा नहीं तो मुनाफा होगा नहीं, तो वो अब उसमें फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। फिर जो हमारी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, पिछले कुछ समय में ही लगभग 9% का डेप्रिसिएशन हुआ है इस सरकार के रहते रहते, अभी पिछले 3-4 सालों में। उससे और भी नकारात्मक स्थिति बनी है। तो ये तो जो पॉलिसीगत चीज़ें हैं वो हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि एक क्रोनी कैपिटलिज्म ने इस सरकार को जकड़ रखा है। ये सरकार कुछ उद्योगपतियों, कुछ कारपोरेट घरानों की गिरवी हो गई है, उनकी गोद में बैठी हुई है। सारे फायदे, सारे प्रोजेक्ट, सारे नए जो स्कीम्स होती हैं वो सब इनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, इनके फ़ायदे के लिए बनाई जा रही। तो सारे जो भी फ़ायदा मिलता है इन्हीं को मिलता है और ये उनकी जेब में चला जाता है। बाकी जो निवेशक हैं उनको लगता है कि इस सरकार में हमारे लिए तो अवसर है नहीं। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म बुरी तरह से हमारी आर्थिक तरक्की को और विदेशी और अंदर जो घरेलू निवेश है उन दोनों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ये एक बड़ा रीजन है। फिर दूसरा, जो घोटाले घपले होते हैं, सेबी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जांच पड़ताल और दंड नहीं दिया जा रहा है। तो पूरी दुनिया भर में ये मैसेज चला गया और जो एक एक करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर दूसरी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में जो सेबी है, वो जो शेयर मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो अडानी या जो कुछ उद्योगपति हैं उनके लिए काम करता है और सरकार का उसमें ज़बरदस्त दखल है। वो ऑटोनोमस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। और वो जब घपले करता है तो सरकार के इशारों पर घपले करता है और सरकार जब वो पकड़ में आ जाती है तो सरकार उसको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो ये पूरा एक दुष्चक्र, पूरी व्यवस्था को क्रोनी कैपिटलिज्म ने और इस सरकार की नीतियों ने, और मैं कहूँगा कि मूर्खताओं ने, नासमझी ने, नालायकी ने ये पूरी स्थिति बना दी है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से, हम कह सकते हैं कि स्टेग्नेशन का शिकार होती जा रही है, बल्कि वो माइनस में जा रही है। हम सब जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट, जो आंकड़े ये सरकार दे रही है वो सरासर झूठे हैं। आईएमएफ ने भी कह दिया। ये दावे भले ही 6.5-7% की ग्रोथ की करें, लेकिन असल में भारत की ग्रोथ, जो इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने, उनका कहना है कि 3% के आसपास है, बाकी सब झूठ है। हमारी जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं है, वो भी 2.5-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसको जो आंकड़े हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। हमारी इकोनॉमी अभी दुनिया की चौथी इकोनॉमी भी नहीं है, असल में वो 7वें या 8वें स्थान पर है। तो सच ये है, आंकड़े झूठ बताकर भले ही ये गुमराह करते रहें। तो अगर ये सिलसिला चला तो क्या होगा?
पूंजी निर्माण में कमी हो जाएगी। FDI लगभग शून्य होने से निवेशकों का विश्वास घटा है। GDP का 2.1% तक लॉस हो सकता है इस वजह से। मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति, रुपया 9% रियल डिप्रिशिएशन से जो आयात है वो महंगा होता जा रहा है। मुद्रास्फीति भी चढ़ती जा रही है और इससे जो कंज्यूमर है, कंजम्पशन जो है वो घटती जा रही है, खपत घटती जा रही है, तो डिमांड भी घटती जा रही है और फिर सप्लाई भी घटती जा रही है। ब्याज दरें ऊंची हैं और फिर जो सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित हो रही। तो ये तमाम कारण हैं जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने की राह पे डाल दिया है। और इसके लिए कोई रिजर्व बैंक जिम्मेदार नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार नहीं है, ये मोदी सरकार का किया धरा है, क्योंकि वही सारे इंस्टीट्यूशंस पर कुंडली मार के बैठ गई है और उनका दुरुपयोग कर रही है अपने मित्रों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए और अपने चुनावी स्वार्थों के लिए। क्योंकि वो जो दबाव बना रही है कारपोरेट्स पर, उद्योगपतियों पर, कारोबारियों के लिए पर, वो दरअसल उनसे चंदा वसूली के लिए कर रही है। चंदा वसूलना है उनसे, इसलिए उनको ब्लैकमेल करो, उन पर दबाव बनाओ, पैसे लो। अभी टाटा का मामला अभी आया ही है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए करीब 350-400 करोड़ की सब्सिडी दी गई और उसके एवज में टाटा ने 75 करोड़ के आसपास उसको चंदा भी दे दिया। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। अगर ये सिलसिला कुछ समय और चला तो क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार तो नहीं सोच रही है। क्या आप और हम सोच सकते हैं और सोच कर कुछ कर सकते हैं? ये समय वो है। सिर्फ आंकड़े सुनकर, चिंता प्रकट करके काम नहीं चलेगा। इस सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन नीतियों से निकले। और अगर ट्रंप के टैरिफ और इस तरह से हावी रहे और किसी तरह का टैरिफ उन्होंने लगा दिया तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे गड्ढे में गिर जाएगी जिससे निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत खतरनाक मोड़ पर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है और हमारी सरकार बिल्कुल अगंभीर है, बिल्कुल निश्चिंत है। उसे चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने और सत्ता में काबिज रहने के अलावा कोई उसका एजेंडा नहीं है। देश जाए भाड़ में, हमें तो चाहिए कुर्सी, हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।